सनशॉट कैंपेन खत्म हो चुका था, जो अपने पीछे जीत की खुशियां और बर्बादी के निशान छोड़ गया था। वेन क्लैन, जो कभी कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता था, अब पूरी तरह मिट चुका था। उसके बड़े बड़े लीडर्स मारे जा चुके थे, उनके किले जला दिए गए थे और उनका नाम सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गया था। लेकिन सभी वेन लोग जंग लड़ने वाले नहीं थे। सबने हाथ में तलवारें नहीं उठाई थीं और न ही किसी का खून बहाया था। उनमें बुजुर्ग थे, बीमार थे और बेकसूर लोग थे, जिन्होंने जंग के बारे में कुछ नहीं जाना था, पर उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी। वेई वुशियान ने उन्हें देखा और उसने उनसे मुंह मोड़ने से साफ मना कर दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में वेई वुशियान को लोगों ने बहुत कुछ कहा था, जीनियस, बदतमीज, जंग का हीरो और गद्दार। लेकिन जब वो ईलिंग की बर्बाद जमीनों के बीच खड़ा हुआ और उस हारे हुए क्लैन के बचे कुचे लोगों को देखा, तो उसे अपने लिए एक नया नाम मिला, लीडर। जहां बाकी लोग सिर्फ दुश्मनों के साए देख रहे थे, वहां उसे ऐसे लोग दिखे जिन्हें मदद की जरूरत थी। उसने उन सबको सहारा दिया, वैन क्लैन के बुजुर्गों, बेवाओं और बच्चों को। उसने उन्हें रहने की जगह, खाना और हिफाजत दी। इस तरह ईलिंग वेई क्लैन का जन्म हुआ। कल्टीवेशन की दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने उसे लापरवाह कहा, तो कुछ ने उसे एक ऐसा बेवकूफ समझा जो एक खत्म हो चुके घराने पर तरस खा रहा था। लेकिन वेई वुशियान को उनकी परवाह नहीं थी। उसने पहले कभी रूल्स को फॉलो नहीं किया था और वो अब भी ऐसा करने वाला नहीं था। उसने अपने हाथों से ईलिंग को दोबारा बसाया। जो कभी जंग का मैदान हुआ करता था, वो अब एक घर बन चुका था, और जो कभी दुश्मन थे, वे अब उसके अपने लोग थे। और उन्हीं के बीच एक बच्चे ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वेई वुशियान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब वो वेन क्लैन के एक तबाह हो चुके गांव के मलबे में ढूंढेगा, तो उसे कोई जिंदा मिलेगा। आग बहुत पहले बुझ चुकी थी और हवा में पुरानी राख और मिट्टी की महक थी। वो टूटी हुई लकड़ियों और बिखरी हुई ईंटों के ऊपर से गुजरते हुए किसी के जिंदा होने का निशान ढूंढ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत हल्की, दबी हुई रोने की आवाज। वेई वुशियान का पूरा बदन एकदम अलर्ट हो गया। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और गिरी हुई लकड़ियां और मलबा हटाना शुरू किया। उस सब के नीचे मिट्टी में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा दुबका हुआ था, जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा नहीं होगी। बच्चा बहुत कमजोर था, उसके कपड़े फटे हुए थे और धूल से भरे थे। उसके छोटे छोटे हाथों ने अपनी छाती से एक लाल रिबन को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वही एक चीज थी जो उसे इस दुनिया से जोड़े हुए थी। वेई वुशियान उसके पास घुटनों के बल बैठा और बहुत प्यार से बोला, अरे छोटे, क्या तुम यहाँ अकेले हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी काली आंखें फटी की फटी रह गईं, जिनमें एक ऐसा खौफ था जो उसकी उम्र के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा था। वेई वुशियान ने धीरे से एक ठंडी सांस ली। चलो, अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उस बच्चे ने उसका हाथ थाम लिया। शुरुआत के कुछ हफ्ते काफी मुश्किल थे। वो बच्चा, जिसका नाम वेई वुशियान को बाद में पता चला कि वेन युआन था, शायद ही कभी कुछ बोलता था। वो हल्की सी तेज आवाज से भी डर जाता था। जब तक उसे बहुत प्यार से न मनाया जाए, वो खाना नहीं खाता था और रात को रोते रोते सोता था। उसे पूरी तरह नॉर्मल होने में काफी वक्त लगा। बहुत सारा सब्र और ढेर सारे जोक्स सुनाने पड़े, तब जाकर उसने थोड़ा खुलकर बात करना शुरू किया। महीने के आखिर तक वेन युआन हर जगह वेई वुशियान के पीछे पीछे घूमने लगा, उसके कपड़े खींचता, अपनी तोतली आवाज में बातें करता, और जब भी वेई वुशियान उसे हवा में उछालता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ता। मेरा नाम वेई गोंगजी नहीं है, वेई वुशियान ने एक दिन प्यार से उसकी नाक को छूते हुए कहा। मुझे कुछ और कहकर बुलाओ। बच्चे ने अपना सिर हिलाया। कुछ और? वेई वुशियान मुस्कुराया। जैसे शिफू। नहीं नहीं, इससे भी कुछ बेहतर, जैसे बाबा। वेन युआन ने उसे पलकें झपकाकर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी खूबसूरत मुस्कान आई जो वेई वुशियान ने पहले कभी नहीं देखी थी। बाबा, और बस बात वहीं तय हो गई। उस दिन के बाद से वेन युआन सिर्फ एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसे वेई वुशियान ने बचाया था, वह उसका बेटा बन चुका था। ईलिंग की रात बहुत खामोश थी, बस पेड़ों की सरसराहट और झिंगरों की हल्की आवाज आ रही थी। वेई वुशियान अपने छोटे से घर के बरामदे में बैठा हुआ था और चांद की रोशनी को देख रहा था, जो कब्रिस्तान की पहाड़ियों को चांदी जैसा चमका रही थी। उसकी गोद में वेन युआन, जिसे अब सब आ युआन कहते थे, नींद में थोड़ा घूमा और उसके छोटे छोटे हाथ मुट्ठी बनकर वेई वुशियान की छाती से टिक गए। वेई वुशियान ने अपनी जिंदगी में मौत, जंग और धोखे का सामना किया था, लेकिन बाप बनने की जिम्मेदारी के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। हर नया दिन एक नया एक्सपीरियंस लेकर आता था। आ युआन उन सब बुरे हादसों के बावजूद जो उसने झेले थे, एक बहुत ही समझदार और सब कुछ जानने के लिए एक्साइटेड रहने वाला बच्चा था। वो पूरे गाँव में दौड़ता रहता और कल्टीवेशन, ताबीज और उन खरगोशों के बारे में अजीब अजीब सवाल पूछता जो कभी कभी खेतों के पास आ जाते थे। बाबा, आ युआन ने एक सुबह वेई वुशियान का कुर्ता खींचते हुए पूछा, आप इतनी बांसुरी क्यों बजाते हैं? वेई वुशियान ने मुस्कुराकर बच्चे के बिखरे बालों को सहलाया। क्योंकि म्यूजिक में बहुत ताकत होती है आ युआन, ये लोगों को हंसा सकता है, रुला सकता है और जंग भी करवा सकता है। क्या तुम सीखना चाहोगे? युआन की आंखें चमक उठी। हाँ, यहीं से उनके लेसन शुरू हुए। हालांकि आ युआन बांसुरी बजाने से ज्यादा उसकी आवाजों पर हंसने में वक्त बिताता था। तमाम दिक्कतों के बाद भी
ईलिंग का वो छोटा सा गांव धीरे धीरे संभल रहा था। जो लोग कभी डरे हुए और बिखरे हुए थे वे वेई वुशियान की छत्र छाया में मजबूत हो रहे थे। ईलिंग वेई क्लैन अभी छोटा था लेकिन वो जिंदा था और उस पूरी दुनिया के सेंटर में आयुआन था। वेई वुशियान जानता था कि एक दिन उसके बेटे को ईलिंग से बाहर की दुनिया की भी जरूरत पड़ेगी। उसे दोस्तों, अच्छे ताल्लुकात और इन शांत पहाड़ियों से दूर एक बेहतर फ्यूचर की जरूरत होगी। तभी उसके दिमाग में गुसू के लैन क्लैन का ख्याल आया। वेई वुशियान अपने शिष्यों को ताबीज बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। तभी बादलों के डिजाइन वाली एक जानी पहचानी तलवार उसके कदमों के पास आकर रुकी। लैन दागे, वेई वुशियान ने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा और पीछे मुड़ा जहां लैन शीचेन नीचे उतर रहा था। सिर्फ 10 साल की उम्र में भी लैन शीचेन के चलने फिरने में एक बड़े लीडर जैसी ग्रेस थी। उसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे, बैठने उठने का तरीका एकदम परफेक्ट था और फिर भी उसके मासूम चेहरे पर वो शराफत साफ दिखती थी जो उसे गुसू के सख्त तौर तरीकों से अलग बनाती थी। वेई गोंगजी, लैन शीचेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया। मेरे पिता ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। वेई वुशियान ने अपनी भौहें उठाई। किंग हेंग जुन, उन्हें मैं याद हूँ। लैन शीचेन थोड़ा हंसा। आप जैसे जिंदादिल इंसान को भूलना काफी मुश्किल है। अरे, वेई वुशियान हंस पड़ा और उसे हल्के से कोहनी मारी। तो आपके रिस्पेक्टेड फादर को मुझसे क्या काम पड़ गया? उन्होंने ईलिंग में आपके कामों के बारे में सुना है, लैन शीचेन ने सीरियस होते हुए समझाया, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जल्द ही गुसू में सभी क्लैंस की एक मीटिंग होने वाली है और उन्होंने आपको लैन क्लैन के एक दोस्त की हैसियत से आने का इनविटेशन दिया है। वेई वुशियान की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। पिछली बार जब वो बड़े घरानों के बीच खड़ा हुआ था तो सबने उसके फैसलों पर उंगलियां उठाई थीं और उसकी बगावत को लेकर पीठ पीछे बातें की थीं। लेकिन किंग हेंग जुन बाकी लोगों जैसे नहीं थे। वो एक शांत और इंसाफ पसंद इंसान थे और लैन क्लैन के सख्त रूल्स के बाद भी उन्होंने हमेशा वेई वुशियान को वो इज्जत दी थी जो दूसरों ने कभी नहीं दी। इसके अलावा वेई वुशियान की नजर दूर खड़े आयुआन पर पड़ी जो हाथ में लकड़ी की एक छोटी तलवार पकड़े हुए उसे ही देख रहा था। शायद अब वक्त आ गया था कि आयुआन ईलिंग से बाहर की दुनिया को देखे। गुसू का रास्ता लंबा था लेकिन सफर काफी मजेदार रहा। वेई वुशियान, आयुआन और कुछ भरोसेमंद साथी साथ चल रहे थे और आयुआन बड़े मजे से वेई वुशियान के कंधों पर बैठा हुआ था। बाबा, क्या मैं वांगजी गेगे से मिलूंगा? आयुआन ने चहकते हुए पूछा। वेई वुशियान मुस्कुराया। बिल्कुल, और शीचेन गेगे से भी। वो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, वो बहुत अच्छे लड़के हैं। आयुआन ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या वांगजी अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, वेई वुशियान ने सीरियस चेहरा बनाकर कहा। वो सीरियस रहने में नंबर 1 हैं। वो इतने सीरियस रहते हैं कि शायद कभी हंसते ही नहीं। युआन ने हैरान होकर सांस रोकी। कभी नहीं, कभी नहीं। वेई वुशियान ने बात पक्की की। तो तुम्हारा मिशन ये है मेरे छोटे रादिश कि तुम्हें उन्हें कम से कम एक बार हंसाना है। आयुआन ने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींची। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबा। जैसे ही वे क्लाउड रिसेसेस पहुंचे, लैन किरेन और किंग हेंग जुन ने उनका वेलकम किया। वेई वुशियान ने अदब से झुककर सलाम किया। लैन लाओशी, किंग हेंग जुन। लैन किरेन ने हमेशा की तरह उसे देखकर एक ठंडी सांस ली। वेई वुशियान, तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल नहीं। वेई वुशियान ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा ऐसा ही जवान रहूंगा। लैन किरेन ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें अभी से ही इस मीटिंग का अफसोस होने लगा था। दूसरी तरफ किंग हेंग जुन बहुत ध्यान से वेई वुशियान को देख रहे थे। तुमने ईलिंग में बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने आखिरकार कहा। बाकी दुनिया शायद इस बात को न समझे लेकिन लैन क्लैन तुम्हारी मेहनत की कद्र करता है। वेई वुशियान ने पलकें झपकाईं। क्या ये मेरी तारीफ थी? किंग हेंग जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और आयुआन की तरफ मुड़े। उनके चेहरे के भाव थोड़े सॉफ्ट हो गए। और ये? वेई वुशियान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने आयुआन को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये वेन युआन है, मेरा बेटा। आयुआन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अदब से झुका। हेलो लैन जोंगजू। किंग हेंग जुन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बहुत ही तमीजदार बच्चा है। उसी वक्त किंग हेंग जुन के पीछे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला। एक लड़का जिसकी उम्र 6 साल से ज्यादा नहीं होगी, बिल्कुल सफेद साफ सुथरे कपड़ों में था और उसकी गहरी आंखें एकदम शांत और गंभीर थीं। आयुआन ने एक्साइटेड होकर कहा, बाबा, क्या यही वांगजी गेगे हैं? वेई वुशियान मुस्कुराया। बिल्कुल यही हैं। लैन वांगजी ने इस बात पर अपनी पलकें झपकाईं। उसका छोटा सा चेहरा एकदम सादा रहा जब आयुआन दौड़कर उसके पास गया। आप कितने सुंदर हैं, आयुआन ने सीधे बोल दिया। वेई वुशियान अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया, जबकि किंग हेंग जुन और लैन किरेन ये देखकर थोड़े हैरान रह गए। लैन वांगजी ने अपनी आदत के मुताबिक कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, बस धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। आयुआन ने अपना सिर टेढ़ा किया। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? लैन वांगजी थोड़ा हिचकिचाया। फिर सबको हैरान करते हुए उसने बहुत धीरे से अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। युआन ने तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और हंसते हुए बोला, आप बहुत गर्म हैं वांगजी गेगे। वेई वुशियान ने थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में अपने दिल पर हाथ रखा। ये तो किस्मत का खेल है। इन्हें देखिए लैन दागे, किंग हेंग जुन,
ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लैन किरेन ने गुस्से में कहा, वेई वुशियान, बच्चे के दिमाग में ये फालतू बातें मत डालो। वेई वुशियान ने सिर्फ एक शरारती मुस्कान दी। अब तो बहुत देर हो चुकी है। और इस तरह क्लाउड रिसेसेस की उन शांत गलियों में लैन क्लैन की पुरानी रवायतों के बीच किस्मत के पहले धागे आपस में जुड़ गए। ईलिंग के एक नटखट बच्चे, गुसु के एक गंभीर छोटे वारिस और उस इंसान के बीच जिसने अनजाने में उन दोनों के फ्यूचर को एक साथ बांध दिया था।